बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, चाचा भतीजे हुए एक, बीजेपी का होगा बिस्तर गोल, ये हम नहीं कह रहे सर, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं। ये चाचा भतीजे 2019 में भी एक थे और इनके साथ में इनकी बुआ भी थी और बुआ भतीजे ने सब मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। और किस तरह से मायावती जी वहां वोट मांगने के लिए गई थी। सपा बसपा के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर मुलायम सिंह यादव जी मैदान में थे। मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े कद के नेता थे। मायावती जी की अपील, चाचा भतीजे सब लोग एक साथ, और सबके बाद भी समाजवादी पार्टी के 2014 के चुनाव की तुलना में 10.71% वोट की गिरावट हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता प्रेम सिंह साक्य ने 11% की बढ़त के साथ उस चुनाव को लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी वहां लगातार बढ़ रही है। जब 2019 का चुनाव हुआ था, जब मुलायम सिंह जी वहां से निर्वाचित हुए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक सीट थी भोगांव की, विधानसभा की। और आज भारतीय जनता पार्टी के पास वहां मैनपुरी से जयवीर सिंह जी मंत्री है, भोगांव से रामनेश्वर नेहोत्री जी विधायक हैं। तो हम पहले की तुलना में बहुत ताकतवर हैं आज वहां, और इसलिए हम पूरे भरोसे के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में कमल खिलाने जा रही है। और इसकी घबराहट में वो चाचा जिनको 4 महीने पहले ये पार्टी से पत्र लिखकर स्वतंत्र कर रहे थे। राकेश जी, आप कह रहे हैं कि घबराहट समाजवादी पार्टी में है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि घबरा आप लोग गए हैं ये परिवार की एकजुटता को देखकर। नहीं, मेरा सवाल ये है कि आखिरकार अखिलेश यादव जी रामपुर के लोकसभा के उपचुनाव में क्यों नहीं प्रचार करने गए? क्यों वो प्रचार करने आजमगढ़ नहीं गए? क्यों वो प्रचार करने गोला नहीं गए? आज वो मैनपुरी में क्यों प्रचार कर रहे हैं? घर घर जाकर हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये घबराहट उनकी है ना। अखिलेश यादव जिस मुगालते में रहते थे कि बिना उनके गए वो पार्टी चुनाव लड़ लेगी, आज पत्नी की प्रतिष्ठा जब दांव पर लगी है तो मैनपुरी में जाकर घर घर खटखटा रहे हैं। वो शिवपाल सिंह यादव को जिनको पत्र लिख करके स्वतंत्र कर रहे थे, अब शिवपाल यादव के घर मनाने के लिए पहुंच गए। ये घबराहट ही बता रही है कि अखिलेश यादव को इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, लेकिन वो कितनी भी मशक्कत करे, मैनपुरी में उनकी हार फिर भी सुनिश्चित है। लेकिन राकेश जी, आपको नहीं लगता कि आसान राह रहने वाली नहीं है बीजेपी की? जिस तरह आपने अखिलेश यादव का जिक्र किया कि आज घर घर जा रहे हैं, तो आजमगढ़ और रामपुर में उन्होंने भूल की और उस भूल को अब सुधार लिया। मैनपुरी में पूरी ताकत से लग रहे हैं, परिवार भी एकजुट कर लिया, पत्नी के भी लिए, नेताजी की विरासत को भी बचाना है। तो बीजेपी के लिए मैनपुरी में राह आसान रहने वाली नहीं है। नहीं, मैनपुरी के लिए राह आसान इसलिए है तो उसको तर्कों के साथ कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जब 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ती है तो वहां प्रधानमंत्री जी प्रचार के लिए नहीं जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए नहीं जाते हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता प्रेम सिंह साक्य वहां 11% की बढ़त के साथ आगे। ठीक है राकेश जी, आप बने रहिएगा, वापस आते हैं। बकायदा मैं तो कह रहा हूँ 4 महीने नहीं हुए हैं अभी, लिखत पढ़त में समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल लेटर हेड से इन्होंने स्वतंत्र करने की बात कही कि शिवपाल सिंह यादव स्वतंत्र है, वो जहां जाना चाहे वहां जाए। अब शिवपाल सिंह यादव को आखिरकार क्यों पैर छूने पड़े? क्यों घर जाकर के मनाना पड़ा? क्यों गिराना पड़ा कि शिवपाल जी आइए, लाज बचाइए? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, शिवपाल जी आ जाए या कोई आ जाए, जब बुआ साथ में थी, मायावती जी साथ में थी, तब तो आपके वोट परसेंटेज गिर गए। आप लाखों वोटों से जहां पर चुनाव जीते थे वहां आप हजारों वोट में आकर के सिमट गए। आप विश्वास रखिए, आज मुलायम सिंह जी नहीं है, और मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद तो पहले से प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ रहेगा। और इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी सवाल पूछ रहे हैं कि 9 बार से पिछले चुनाव वहां पर केवल सैफई कुंबे का कार्यकर्ता पार्टी को लड़ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करते हुए ईवीएम पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर डाले। उन्होंने ये भी कहा कि कितनी गायब है सरकार ये नहीं बताएगी। क्या कुछ कह रहा है आपका? देखिए, इस बात से उनका डर प्रदर्शित हो रहा है। वो जानते हैं कि उनकी पराजय मैनपुरी में भी वैसे ही सुनिश्चित है जैसे आजमगढ़ के उपचुनाव में हुई थी, जैसे रामपुर में हुई थी, जैसे अभी गोला गोकरणनाथ में हुई है, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में हुई, जैसे 2017, 2014, 2019 की लोकसभा में हुई है। वो जानते हैं कि जनता के बीच में उनका आधार नहीं है, उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। उनका जो कार्यकाल रहा है 2012 से 17 का, उस बीच में गुंडों और अपराधियों का जिस तरह से उन्होंने साथ देने का काम किया, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ नहीं है। वो इसीलिए अपनी इस पराजय के परिणाम का ठीकरा कभी ईवीएम पर फोड़ने का काम करते हैं, कभी वो निर्वाचन आयोग को दोषी ठहराते हैं, कभी प्रशासनिक अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं। यानी सब पर दोष ठहराने की बजाय अगर वो अपनी नीतियों में, अपनी नीयत में परिवर्तन लाए, अपने कार्य व्यवहार में परिवर्तन लाए, तो शायद उनकी ये दशा नहीं होगी। लेकिन